Hello students, my name is Karvit Khandelwal. I am working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College Dausa. Students, आज हम ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं जब यूनिट नंबर 1 के मैंने वीडियोस बना दिए हैं, अब हम यूनिट नंबर 2 पे आ रहे हैं जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है, कितने टाइप की इन्वेंट्रीज़ होती है और हमें इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है। यदि इन्वेंट्री हमारी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे क्या कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, और इन्वेंट्री यदि हम बहुत ज़्यादा रखेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या होती है? तो इन्वेंट्री होती है ए फिज़िकल रिसोर्स दैट ए फर्म होल्ड्स in stock with the intent of selling it or transforming it to a more valuable state. इन्वेंट्री एक फ़िज़िकल रिसोर्स होता है, सामान होता है फ़िज़िकल जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक इंडस्ट्री होल्ड करके रखती है अपने वेयर हाउस में, क्योंकि उसे उस इन्वेंट्री से या तो कोई उत्पाद बनाना होता है, कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है, या उसको इन्वेंट्री को रख के वो लोग आगे उसको सेल करते हैं हायर प्राइस पे। जैसे कि आपको पता होगा, गाँवों में के अंदर जो फार्मर होते हैं वो जो भी अपनी खेती होती है उनको जो आसपास के जो भी व्यापारी होते हैं बड़े, उनको बेच के आते हैं, और व्यापारी करते क्या हैं, उसको स्टॉक कर लेते हैं बहुत सारा, वो अपनी इन्वेंट्री बढ़ा लेते हैं बहुत सारी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे आने वाले समय में उन्हें उसकी अच्छी रेट मिलेगी, और फार्मर को उससे क्या फ़ायदा है, वो तुरंत उस सामान को बेच देते हैं। तो इस टाइप से इन्वेंट्री एक फ़िज़िकल रिसोर्स होता है जिसको कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक संस्था उसको होल्ड करके रखती है। अब पर्पस क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस है कि आपके पास जो इन्वेंट्री रखी है, आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में, आपके शॉप पर या आपकी फैक्ट्री पर जो भी इन्वेंट्री रखी है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। मैनेज मतलब हम कितनी इन्वेंट्री रखें, हम यदि कहीं इन्वेंट्री कम तो नहीं रखें। यदि कम रखेंगे तो क्या हमारा कहीं कमी तो नहीं पड़ जाए, मार्केट में एक साथ बहुत सारी डिमांड आ जाए और हमारी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए। या फिर हम इतनी ज़्यादा नहीं रख लें कि वो सामान बिके ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या पर्पस है, हाउ मैनी यूनिट्स टू ऑर्डर, मतलब हम कितना ऑर्डर दें। मतलब एक जैसे एक फैक्ट्री है, उसको वो कितना ऑर्डर दे माल कि उसके पास इतना माल आ जाए, या वैन टू ऑर्डर, या वो कब ऑर्डर दे सामान मंगवाने के लिए, या वैन टू रिटर्न और रिप्लेस, कब वो रिटर्न करे और रिप्लेस करे। ये सब चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पर्पस में आती हैं। नेक्स्ट जो है वो है रीजन्स वी कीप इन्वेंट्री। हम क्यों इन्वेंट्री रखते हैं, उसके क्या क्या रीजन्स हैं। कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होती है इससे। क्यों होती है? क्योंकि जब आप सामान ज़्यादा रखते हो या आप इन्वेंट्री जब रखते हो, तो जैसे ही आपके पास में कोई ग्राहक आता है तो आप उसे तुरंत उसको वो सामान दे देते हो। आप ये तो नहीं बोलते हो कि 2 दिन रुको मैं मंगवा देता हूँ, क्योंकि आपके पास तुरंत सामान होता है आपके स्टॉक में, गोडाउन में, आप उसको दे देते हो, इसलिए आप इन्वेंट्री रखते हो। दूसरा, मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ द सप्लाई चेन। इसमें सप्लाई चेन का मतलब होता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद होलसेलर है, रिटेलर है, और लास्ट में हमारे आते हैं एंड कंज्यूमर, जो हम लोग जो बाज़ार में सामान जाते हैं वो हैं हम, ग्राहक बन के जाते हैं। तो उससे पहले क्या है, हम एक रिटेल शॉप से सामान लेते हैं, और उसके बाद रिटेल शॉप जो है वो थोक व्यापारी से सामान लेता है, और थोक व्यापारी क्या है, वो लेता है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे सामान बनता है वहाँ से। तो यदि हमारे पास सामान होगा तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें थोक व्यापारी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, या हमें रिटेल शॉप पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी आदमी सप्लाई चेन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कि यदि उसके पास इन्वेंट्री है तो वो तब तक के लिए किसी के पास सामान मांगने नहीं जाएगा। इसी टाइप के बुलविप इफेक्ट होता है। बुलविप इफेक्ट होता है कि वो इफेक्ट जिससे डिमांड जो मार्केट की है फ्लक्चुएट करती है, जैसे कभी ज़्यादा आ गई कभी कम आ गई।
तो आप इतना सामान अपने पास रखते हो कि वो जो ज़्यादा आ जाती है तो उसको आप क्या करो, आप सह लो। सहने का मतलब है कि आपके पास में सपोज़ 100 बोरी आपके पास गेहूँ की है या मूंगफली की है, अब आपके पास लगता है कि यार 500 बोरी मेरी बिकती है महीने में, लेकिन अब 500 बोरी आपके पास एक्स्ट्रा है तो कभी डिमांड ज़्यादा आ गई तो आप उसको सप्लाई कर सकते हो। सीजनल और साइकिल डिमांड क्या होता है कि कभी कभी इन्वेंट्री आप इसलिए भी रखते हो कि सीजनल डिमांड होती है, जैसे पटाखे वाले होते हैं, पटाखे वाली शॉप्स होती हैं, वो पटाखे तो सबसे ज़्यादा दिवाली पे बिकते हैं, लेकिन वो इसलिए भी रखते हैं कि कोई सीजनल डिमांड भी आती है, या कभी न्यू ईयर पे आपको पटाखों की ज़रूरत होती है, कभी इंडिया ने मैच जीता फाइनल तो तब आप पटाखे चला लिए, या कोई बहुत बड़ी खुशी का मौका है तब पटाखे चला लिए, तो उस टाइम भी उनकी अचानक से डिमांड बढ़ जाती है। इस टाइप से हम लोग की ये और रीजंस दिए हैं। इन्वेंट्री प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेंडर्स। ठीक है, इस इन्वेंट्री हमारे पास है तो हम डिपेंडेंट नहीं है हमारे से जो ऊपर जैसे सामान हम खरीदते हैं उसके। टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्काउंट, हमें यदि हम इन्वेंट्री रखते हैं, इन्वेंट्री मतलब हम सामान एक साथ ला के रख रहे हैं, मतलब जब हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट भी मिलता है। हम यदि किसी चीज़ के 100 पीस लेके आ रहे हैं, यदि हम उसी पीस के 200 पीस या 500 पीस लाएँ तो संभावित सी बात है हमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन डिस्काउंट भी होता है, जैसे कि यदि हम आधी गाड़ी माल भर के लेके आ रहे हैं तो ट्रक वाला ले रहा है आपसे 4,000 रुपये, और वो बोलता है यदि आप पूरी गाड़ी माल भर के लाओगे तो वो लेगा आपसे 5,000 रुपये। तो आप आधी गाड़ी की जगह पूरी गाड़ी, मतलब माल तो डबल आ गया और पैसा कितना बढ़ा आपका, 1,000 रुपये बढ़ गया, तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक्स, उसका मतलब कि कभी कभी आपका ऐसा है कि लेबर बोल दे कि साहब आज काम नहीं करेंगे, या कोई बाढ़ आ जाए या कोई और दिक्कत हो जाए जिस टाइम पे सामान नहीं बन सकता या एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, जिस हिसाब से अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन में क्या हुआ, जितने भी ये जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं, जितने भी दाल चीनी जो रोज़ाना के सामान वाली जो शॉप्स हैं, जिसके पास जितना सामान था उसने उतना बेच लिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सामान बाज़ारों में आया नहीं बाहर से, जहाँ भी फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था तो इसलिए सामान आ नहीं पाया, तो जिसके पास इन्वेंट्री थी ज़्यादा उसने माल बेच लिया। तो यही रीज़न है कि हम लोग इन्वेंट्री क्यों रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडिंग वैल्यू थ्रू इन्वेंट्री। अब हम एडिंग वैल्यू कैसे रख सकते हैं, मतलब हमारी जो इन्वेंट्री है उसमें हम कैसे उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सकते हैं। पहली है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या है, इन्वेंट्री कैन एक्ट एज ए बफर अगेंस्ट पुअर क्वालिटी। स्पीड, लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फुलफिलिंग कस्टमर्स डिमांड। फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशन एंड लेवल ऑफ एंटीसिपेटरी इन्वेंट्री डायरेक्टली इफेक्ट्स टू फर्म फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट डिमांड। और डायरेक्ट इफेक्ट होता है कॉस्ट से, जिसमें परचेसिंग, डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग, और इनडायरेक्ट होता है कॉस्ट से। अब देखो इसके अंदर क्या है कि आप कैसे वैल्यू डालेंगे। एक तो आप अच्छे यदि क्वालिटी का सामान खरीदते हैं तो आपके लिए वो बेटर है। यदि आप सपोज़ आप मान के चलो कि आज किसी के गोडाउन में गेहूँ रखा है, और जिसके गोडाउन में गेहूँ रखा है वो 10 बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उसमें 5 के पास तो अच्छी क्वालिटी का गेहूँ है, 5 के पास पुअर क्वालिटी का गेहूँ है, मतलब ख़राब क्वालिटी का या कम क्वालिटी का। तो जब मार्केट में डिमांड आएगी तो लोग बोलेंगे अच्छा चाहिए, तो अच्छे चाहिए में जिसके पास अच्छी क्वालिटी का होगा वही रखेगा, वो उसी का सबसे ज़्यादा बिकेगा। दूसरा स्पीड है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करती है। सपोज़ कि कोई ऐसा सामान है जो आपका मुंबई या दिल्ली से आना है जयपुर में, या एक सामान ऐसा है जो जयपुर के पास में से ही आना है, तो जितना पास सामान होगा उतना आपके पास जल्दी आ जाएगा, तो वो भी एक वैल्यू ऐड करता है, मतलब उसको और सहायता करता है उसकी वैल्यू बढ़ाने में। तीसरा, एक कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा है। कॉस्ट का मतलब है उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, यदि कॉस्ट कहाँ का डायरेक्ट इफेक्ट करेगी, परचेजिंग में भी करेगी, डिलीवरी में भी करेगी, मैन्युफैक्चरिंग में भी करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो यदि प्रोडक्ट हमारा कॉस्टली है या सस्ता है तो उस हिसाब से हम लोग उसकी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट कैसे इफेक्ट करेगी कि हमको इन्वेंट्री अब हमने ख़रीद तो ली, अब उसको हमको रखना है, किसी गोडाउन में रखना है, किसी वेयर हाउस में रखना है। तो जब गोडाउन में और वेयर हाउस में रखना है तो होल्डिंग कॉस्ट आती है, ये जो आपकी कॉस्ट लिखी है ना इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ये होल्डिंग कॉस्ट आती है। इसका क्या मतलब है, आप एक गोडाउन में आप 1 महीने तक आप किसी सामान को रख रहे हो तो उस गोडाउन का आप किराया दे रहे हो,
उस गोडाउन का आपने बहुत बड़ा एरिया उस ले रखा है तो उसका कुछ किराया लगेगा, तो वो आपकी क्या होगी, होल्डिंग कॉस्ट आ गई। और एक कॉस्ट आती है स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट का मतलब है सामान ख़त्म हो गया। अब सपोज़ आज आपके पास में 500 बोरी कोई मूंगफली की है या किसी चीज़ की है। अब आपने क्या किया कि आपकी डिमांड आ गई बाज़ार में 700। अब क्या किया, 500 तो आपने बेच दिया, लेकिन यदि आपके पास 700 होती तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो आपका वो क्या है, स्टॉक आउट हो गया। मतलब आपको 200 बोरी आपके पास और होती तो आपको और फ़ायदा होता, वो आप नहीं बेच पाए। तो नहीं बेच पाए मतलब उसका आपको नुकसान हो गया। तो वो भी एक आपकी कॉस्ट ही है, स्टॉक आउट कॉस्ट। इस टाइप से ये नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट भी होती है, लॉस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इस टाइप की कॉस्ट होती है। आपको जो मेन दो जो कॉस्ट याद रखनी है वो करनी है, होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड करने की सामान को, और स्टॉक आउट, जब सामान ख़त्म हो जाए तो कितना सामान कम रह गया हमको देने से, वो एक स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाती है। अब किस किस टाइप की इन्वेंट्री होती है आप ये देखो। एक फैक्ट्री में हम इन्वेंट्री को क्या क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। जैसे सपोज़ कोई आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट हम लोग आप मान के चलो कि आपकी एक बियरिंग बन रही है, या कोई और एक कोई आइटम बन रहा है, उसका आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल क्या क्या चाहिए, तो वो भी आप फैक्ट्री में ला के पहले से ही रखते हो, तो वो आपकी इन्वेंट्री है। दूसरा, परचेज पार्ट्स एंड सप्लाईज, आप कुछ पार्ट्स और सप्लाई रखते हो, वो भी आपकी इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्ट, मतलब जैसे आप सपोज़ बियरिंग बना रहे हो, लेकिन बियरिंग अभी बनी नहीं है, प्रोसेस में ही है, 4-5 प्रोसेस हो गए हैं, 4-5 प्रोसेस और होने हैं। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जब तक नहीं बनता है तब तक वो एक फैक्ट्री के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री ही होता है। चौथा है आइटम बीइंग ट्रांसपोर्टेड, मतलब आइटम अभी ट्रांसपोर्टिंग स्टेज में ही है, मतलब वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, मतलब वो अभी रास्ते में ही है, तो वो भी आपकी एक इन्वेंट्री है। उसके लिए भी आपकी एक कॉस्ट लगेगी। फिर आपको मशीनों को चलाने के लिए टूल्स की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो वो सब भी आपकी एज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ही होता है। तो इस टाइप से ये आपकी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री होती है। अब देखो, अब दो टाइप की डिमांड आती है मार्केट में, एक तो डिपेंडेंट आती है और एक इंडिपेंडेंट आती है। डिपेंडेंट कैसी, ए डिमांड बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ फॉर अनदर आइटम। और इंडिपेंडेंट एक डिमांड आएगी जो कि एक दूसरे आइटम की वजह से आएगी, और एक डिमांड ऐसी आएगी जो कि दूसरे आइटम पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि द डिमांड फॉर द चेयर ऑफ ए टेबल एंड द टेबल इटसेल्फ इज़ बेस्ड ऑन द डिमांड फॉर द टेबल। सही बात है। एक टेबल की यदि डिमांड आएगी, यदि आपके आप एक फर्नीचर की शॉप से एक टेबल खरीदेंगे तो उसके साथ कुर्सियाँ भी खरीदेंगे। तो जो चेयर है वो क्या आ गई, डिपेंडेंट डिमांड है। डिपेंड मतलब उस पर निर्भर है, ठीक है। द टेबल इन दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस आइटम विद द इंडिपेंडेंट डिमांड, टेबल इंडिपेंडेंट डिमांड है, टेबल किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, बट चेयर किस पे कर रही है, चेयर किस पे कर रही है, टेबल पे कर रही है। इस टाइप से यह आपकी टाइप्स ऑफ डिमांड होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री देखा, इन्वेंट्री क्या होती है, उसको देखा कि वो किस किस टाइप से होती है। उसको यदि हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी, यदि हम कम रखेंगे तो हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगी। क्यों हम रखें, अचानक से कोई अचानक से कोई हमारा सामान ख़त्म नहीं हो, या कोई ऐसी डिमांड आ जाए उसको हमको फुलफ़िल करना पड़े, इसलिए हमको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम कितनी इन्वेंट्री रखें, कब कब ऑर्डर करें। उसके लिए आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला है, एक गणितीय सूत्र भी है, जिसको आप अप्लाई करेंगे तब आप उसको बेहतर जान पाएंगे। धन्यवाद।